नमस्कार बच्चों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे फिजिक्स का पहला चैप्टर, पहला पाठ, जिसका नाम है इकाई और विमा। और एनसीईआरटी में इसे भौतिक विश्व और मापन के नाम से भी जाना जाता है। और इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस यह है कि इस चैप्टर का उपयोग आगे आने वाले फिजिक्स के सारे चैप्टर्स में किसी न किसी वे में, किसी न किसी तरीके से इकाई, यूनिट्स और विमाएं, डायमेंशंस का यूज करते हुए किया जाता रहेगा। दूसरी बात यह कि जितनी भी एग्जाम्स हैं, जैसे आईआईटी जेईई मेंस, आईआईटी जेईई एडवांस्ड, नीट या आपकी स्कूल एग्जाम, हर एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस, इकाई और विमा पर आता ही है। और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। तो ये इतना सिंपल होता है, तो अगर इसको आप ठीक से समझ लेंगे तो ये आसानी से आपको उस समय कॉन्फिडेंटली बन जाएगा। ये चैप्टर बहुत आसान है, इसको बस एक बार ढंग से समझने की जरूरत है। तो हम शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर, इकाई और विमाएं। उसके अंदर हम सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं भौतिक राशियां, मापन एवं मात्रक। तो पॉइंट नंबर 1 में इसमें हम लिख सकते हैं वे जिनकी सहायता से किसी सिद्धांत या घटना को एक गणितीय संबंध के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। उदाहरण के लिए टी समय में किसी स्वतंत्रता पूर्वक गिरती वस्तु द्वारा तय दूरी h इज इक्वल टू हाफ GT²। यहां h बराबर चली गई दूरी, g बराबर गुरुत्वीय त्वरण, t बराबर लिया गया समय। बच्चों, किसी भी सिद्धांत, फिजिक्स में बहुत सारे सिद्धांत आगे पढ़ाए जाएंगे और फिजिक्स में हम घटनाओं का विश्लेषण करते तो घटनाएं भी बहुत सारी आएंगी। तो जैसे उदाहरण के लिए एक घटना है कि कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती है, कोई वस्तु छोड़ दी जाती है और वो नीचे गिरती है। तो अब ये गिरती हुई वस्तु कुछ दूरी तय करते हुए चलेगी, गुरुत्वाकर्षण इसे खींच रहा है। तो इस वस्तु द्वारा किसी टी समय में कितनी दूरी तय की जाए, ये आगे सिखाया जाएगा, आगे हमारे कोर्स में है। तो इस पूरी घटना को और इसके सिद्धांत को समझकर
हम आगे जाकर सीखेंगे कि इसका जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन हमें बताता है कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर है। तो हमने किसी घटना और उससे संबंधित सिद्धांत को एक गणितीय सूत्र, एक गणितीय समीकरण के रूप में व्यक्त किया ना। इस समीकरण को लिखने के लिए हमें जरूरत पड़ी h की, हमें जरूरत पड़ी g की और हमें जरूरत पड़ी t की। तो h क्या है? चली गई दूरी। ये एक प्रकार की भौतिक राशि है, दूरी भौतिक राशि है। g गुरुत्वीय त्वरण, ये भी दूसरे प्रकार की भौतिक राशि है। और t लिया गया समय, समय भी तीसरे प्रकार की भौतिक राशि है। और भी बहुत सारी भौतिक राशियां होती है, जैसे द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, है ना, बहुत समय, बहुत सारी भौतिक राशियां, कई प्रकार की भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां वो हैं जिनकी मदद से फिजिक्स में हम, भौतिक शास्त्र में हम किसी सिद्धांत या किसी घटना को गणितीय सूत्र के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब ये जो भौतिक राशियां, ये कितने प्रकार की हैं, जरा इसके बारे में भी थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। ये भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, इनको भी समझ लेते हैं कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है। तो पॉइंट नंबर 2 में लिख रहे हैं, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। पहला हम लिख सकते हैं मूल भौतिक राशियां, दूसरा हम लिख सकते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। मैं इसको ऐसे चार्ट फॉर्म में भी लिख देता हूं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक कहलाती है मूल भौतिक राशियां और एक कहलाती है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो दो प्रकार की भौतिक राशियां हुई, मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां। अब मूल भौतिक राशियां किन्हें कहते हैं, इसको भी जान लिया जाए। मूल भौतिक राशियां किसको बोलते हैं? तो पॉइंट नंबर 3 में मूल भौतिक राशियां किसको बोलते हैं, इसके बारे में बात समझी जा रही है। वैसे शायद आपसे पूछा जाए कि मूल भौतिक राशियां किसे कहते हैं, तो हो सकता है आप में से किसी ने पढ़ा हो कि सर द्रव्यमान, लंबाई, समय, इनको मूल भौतिक राशियां कहते हैं। या आपसे किसी ने पूछा द्रव्यमान कैसी राशि है, मूल राशि है या नहीं, तो आप शायद जवाब दें हाँ सर द्रव्यमान मूल राशि है। लेकिन क्या यह पूर्णतः सही जवाब है? बस इसी बात को समझाने का प्रयास इस कॉन्सेप्ट के साथ में करने वाला हूं। जरा ध्यान दीजिएगा इस बात पे। मूल भौतिक राशियां, भौतिक राशियों का ऐसा समूह, भौतिक राशियों का ऐसा समूह कि इसकी एक राशि चुन ली जाए, इसकी एक राशि चुन ली जाए तो इसी समूह की शेष राशियों द्वारा इस
चुनी गई राशि को व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसा समूह मूल भौतिक राशियों का समूह कहलाता है। ऐसा समूह मूल भौतिक राशियों का समूह कहलाता है। अब एक उदाहरण से इस बात को समझते हैं कि यह परिभाषा में हमने क्या लिख दिया है, लेकिन इसको समझेंगे तो मूल भौतिक राशियां समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो एक उदाहरण से इस बात को समझते हैं। पॉइंट नंबर 4 में, जब प्रश्न में कुछ नहीं कहा गया हो तो सामान्यतः द्रव्यमान, लंबाई और समय इस समूह को मूल राशियों का समूह कहा जाता है। जब हमारे प्रश्न में अलग से कुछ दिया हो तो बात अलग है, लेकिन अगर कुछ नहीं कहा हो तो नॉर्मल कंडीशन में द्रव्यमान, लंबाई, समय इस समूह को मूल राशियों का समूह कहा जाता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ऐसा क्यों कहा जाता है, यह क्यों समझ लिया तो आपको मूल भौतिक राशियों की परिभाषा जो ऊपर लिखी हुई है वो अच्छी तरह पकड़ में आ जाएगी। जरा समझना, अगर मैं इन 3, अब मेरे पास एक समूह है, एक राशि नहीं है, एक समूह है जिसमें 3 राशियों का एक समूह है, तो उसमें से अगर मैं एक राशि द्रव्यमान चुन लूं, मैंने चुन ली द्रव्यमान, ओके, क्या यह संभव है? अब बची हुई राशियां कौन सी है? मैं इस समूह के बाहर से कोई राशि नहीं ले सकता। इसी समूह में मैंने द्रव्यमान चुन लिया, तो आप ही सोच के बताए बच कौन सी गई? लंबाई और समय। तो क्या लंबाई और समय के किसी गणितीय क्रिया से मैं द्रव्यमान को प्रदर्शित कर सकता हूं? क्या आपने ऐसा कोई फॉर्मूला या ऐसी कोई बात समझी है, सुनी है कि लंबाई में समय को जोड़ दो तो द्रव्यमान आ जाता है? बिल्कुल गलत, ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट? आप जानते हैं इस बात को। क्या द्रव्यमान लाने के लिए लंबाई में से समय को घटा दिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, यह भी गलत है। लंबाई में से समय को घटा देंगे तो भी इससे द्रव्यमान नहीं आएगा, घटेगा ही नहीं, जुड़ेगा ही नहीं। अच्छा, क्या द्रव्यमान लाने के लिए लंबाई गुणित समय किया जाए? नहीं, यह भी सरासर गलत है। क्या द्रव्यमान लाने के लिए लंबाई को समय से भाग दिया जाए? बिल्कुल गलत है। लंबाई को समय से भाग दिया तो दूरी बटे समय, लंबाई बटे समय, यह तो चाल नाम की राशि होती है, द्रव्यमान नहीं मिलता। यानी हमारे पास कोई गणितीय क्रिया नहीं है। ये सब गलत है, ये सब सही नहीं है, ये सब गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हम जानते हैं कि लंबाई और समय की सहायता से द्रव्यमान को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। यह बात महत्वपूर्ण है जो आपको समझनी है। लंबाई और समय, इनके किसी भी गणितीय क्रिया से, इनको जोड़ने से, घटाने से, गुणा करने से, भाग देने से, किसी भी तरीके से और भी अन्य कोई गणितीय क्रिया करने से द्रव्यमान नहीं लाया जा सकता। और इसीलिए यह समूह मूल राशियों का समूह कहलाने के योग्य। अब जरा इस परिभाषा को समझेंगे तो आपको पूरी बात पकड़ में आ जाएगी। भौतिक राशियों का ऐसा समूह, एक ऐसा समूह कि इसकी किसी भी एक राशि को चुन ली, एक राशि चुन ली जाए, एक राशि चुन ली जाए, आप कोई भी चुन सकते हैं, एक राशि चुन ली जाए, तो इसी समूह की शेष राशियों द्वारा, इसी समूह की, ये इंपॉर्टेंट है, इसी समूह की शेष राशियों द्वारा
जो इसी बाहर से कुछ नहीं लेना है, इसी समूह की शेष राशियों द्वारा चुनी गई राशि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। कोई तरीका नहीं है कि ये जो लंबाई और समय बच गया, इस लंबाई और समय की सहायता से द्रव्यमान को व्यक्त किया जा सके। ऐसा कोई भी समूह मूल राशियों का समूह कहलाने के योग्य। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा अधिकार हो गया द्रव्यमान, लंबाई और समय इस समूह का कि हमेशा यही मूल राशि होंगे। नहीं, ऐसे प्रश्न आगे बहुत सारे आने वाले बच्चों, जिसमें द्रव्यमान, लंबाई, समय के अलावा कुछ और ही समूह मूल राशियों के समूह के रूप में व्यक्त किया जाएगा। इस बात को कुछ सवालों के जरिए हम अभी समझते हैं, लेकिन उसके पहले जरा हम थोड़ी सी आगे की बात कर ले। जरा देखें पॉइंट नंबर 5 में, अब जाके हमको मूल भौतिक राशियों के बारे में पता चली गया है। तो पॉइंट नंबर 5 में हम व्युत्पन्न भौतिक राशियों के बारे में लिख रहे हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। अब व्युत्पन्न भौतिक राशियां किसे कहते हैं? एक बार मूल भौतिक राशियों का समूह निश्चित कर लिया जाए तो शेष बची सभी राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। जैसे यदि द्रव्यमान, लंबाई, समय मूल राशियां हैं तो चाल, घनत्व, बल, त्वरण आदि व्युत्पन्न राशियां हैं। एक बार आपने मूल भौतिक राशियां चुन ली, पहले आप मूल भौतिक राशियों को निश्चित कर लो। एक बार आपने मूल भौतिक राशियां चुन ली, बस, तो बची हुई शेष जितनी राशियां हैं उनको आप व्युत्पन्न भौतिक राशियां बोल दोगे। तो एक बार तय कर लिया कि द्रव्यमान, लंबाई, समय हम इसको मूल भौतिक राशियां मान लेंगे, तो बची हुई जो है घनत्व है, बल है, त्वरण है, चाल और बहुत सारी राशियां हैं, इन सभी राशियों को हम व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। लेकिन किसी भी प्रश्न में आपको हक दिया गया है, अधिकार दिया गया है कि आप पहले चुन ले कि मूल भौतिक राशियां कौन सी हैं। हाँ, किसी प्रश्न में कुछ नहीं कहा गया है तो आपको हक है कि आप अपने हिसाब से चुन ले। लेकिन कभी कभी किसी प्रश्न में खास तौर पे बोल दिया जाता है कि आप इन्हीं राशियों को मूल राशियां चुन ले, या किसी किसी प्रश्न में खास तौर से बोला जाता है। जैसे एक प्रश्न आगे आएगा, वो एग्जाम में भी आया हुआ था कि दाब, चाल और समय, इन 3 राशियों के समूह को मूल राशियां चुने। अब किसी ने अगर मूल भौतिक राशियों की ये वाली परिभाषा ढंग से नहीं पढ़ी होगी तो उसके दिमाग में तो यही आएगा कि अरे हमने तो ये पढ़ा है कि द्रव्यमान, लंबाई, समय मूल भौतिक राशियां होती, ये तो प्रश्न ही गलत लग रहा है, ये तो दाब, चाल और समय को मूल भौतिक राशियां बता रहा है। तो पहले आप निर्णय कर ले, दाब, चाल और समय मूल राशियां कहलाने के योग्य है क्या? ठीक है ना। अब ये निर्णय कैसे करना है, इसी बात को समझने के लिए हम अगले कुछ सवाल ले रहे हैं, ताकि मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशियों के बारे में परफेक्ट नॉलेज हमारे दिमाग में फिट बैठ जाए। तो हम अगले सवाल पे आते हैं, जरा हम चेक करें, हम अगले सवाल पे आते हैं। मैं अगला पेज निकालता हूं, अब जरा देखें हम किसी सवाल पर बात करना चाह रहे हैं। ओके, तो जरा हम इस सवाल पर देखें, इस सवाल पर बात करें। राइट, ठीक है, ओके।
हाँ जी, अब जरा इस सवाल के बारे में बात करते हैं। पहला सवाल, निम्न में से किस समूह को, प्रश्न दिख रहा है आपको, निम्न में से किस समूह को मूल भौतिक राशियों का समूह चुना जा सकता है? पहला ऑप्शन है क्षेत्रफल, लंबाई, आयतन। दूसरा ऑप्शन है लंबाई, समय, चाल। तीसरा ऑप्शन है बल, लंबाई, समय। चौथा है उपरोक्त में कोई नहीं। अब अगर आपने सही परिभाषा मूल भौतिक राशियों की नहीं समझी है तो शायद आपके दिमाग में एक ही बात आएगी, अरे बचपन से तो ये समझते आ रहे हैं कि द्रव्यमान, लंबाई, समय मूल राशियों का समूह होता है, ये फोर्थ ऑप्शन सही है, उपरोक्त में कोई नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। अब हमको बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा इस बात को और एक एक ऑप्शन पर विचार करना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट ऑप्शन से विचार करने की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन को अगर मैं चुनता हूं कि ये मूल राशियां हैं, क्षेत्रफल, लंबाई, आयतन, तो इसमें से मैं एक राशि चुन लेता हूं, आयतन। अब जरा गौर से देखें, आयतन इज इक्वल टू, अगर आयतन चुन लिया तो इसी समूह, बाहर से कुछ नहीं लेना, इसी समूह की बची हुई दो राशियां हैं, क्षेत्रफल, लंबाई, तो आयतन इज इक्वल टू होता है क्षेत्रफल गुणित लंबाई। लंबाई की जगह मैं ऊंचाई भी लिख सकता हूं, क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। ऊंचाई एक प्रकार की लंबाई तो हुई, ठीक है ना। जैसे बेलन का आयतन चाहिए, बेलन का आयतन चाहिए, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई करने से, क्षेत्रफल गुणित लंबाई करने से आयतन मिलता है। यानी आयतन को इन दो राशियों से व्यक्त किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि ये मूल भौतिक राशियां कहलाने के योग्य नहीं है। तो वो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो मूल भौतिक राशियां नहीं हो सकता, इसको हम अस्वीकार कर देते हैं। अब जरा सेकंड ऑप्शन चुन के देखें। सेकंड ऑप्शन में है लंबाई, समय और चाल। अगर इसमें से मैं चाल नाम की राशि को चुन लेता हूं तो चाल को लिखा जा सकता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, और दूरी एक प्रकार की लंबाई हुई, यानी लंबाई और समय, जो बची हुई दो राशियां इसी समूह की वो है लंबाई और समय। तो चाल को चुन लिया तो लंबाई और समय की सहायता से चाल को व्यक्त किया जा सकता है। इसका मतलब मेरे बच्चों, इस तीन राशियों के समूह को भी हम मूल भौतिक राशियां नहीं चुन सकते, ये भी हमारे ऑप्शन में नहीं शामिल होगा। आप जरा थर्ड ऑप्शन चेक कर ले। थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, बल, लंबाई और समय, और इसमें से बल को चुन लेते हैं। बच्चों बल होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, और त्वरण शब्द का मतलब होगा वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, ठीक है। और वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन का मतलब है, वेग मतलब चाल, वेग फिलहाल के लिए आप बोल सकते हैं वेग और चाल एक ही बात है। तो वेग यानी चली गई दूरी बटे समय, चाल मतलब चली गई दूरी बटे समय, तो दूरी मतलब लंबाई, तो ये लंबाई बटे समय, और इसके नीचे फिर से बटे समय, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया द्रव्यमान इंटू लंबाई बटे समय का वर्ग, समय नीचे चला गया तो समय का वर्ग हो गया। तो बल को व्यक्त किया जा सकता है इस प्रकार से। देखिए अब इस समूह में बल चुन लिया तो बचा क्या, लंबाई और समय, ठीक है ना। बाहर से कुछ नहीं लेना, इसी समूह से चुनना है। तो अगर मैंने बल चुन लिया तो बचा लंबाई और समय। अब देखो लंबाई और समय से क्या बल को प्रदर्शित किया जा सकता है? जवाब है नहीं, नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि बल को प्रदर्शित करने के लिए द्रव्यमान, लंबाई, समय तीनों चाहिए, और हमारे इस समूह में सिर्फ लंबाई और समय है, तो केवल लंबाई और केवल समय बल को व्यक्त नहीं कर सकते। यानी मैं इस समूह को मूल राशियों का समूह चुन सकता हूं। यह हमारा करेक्ट आंसर हो गया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। निम्न में से किस समूह को मूल भौतिक राशियों का समूह चुना जा सकता है? तो बल, लंबाई, समय को मूल भौतिक राशियों का समूह चुना जा सकता है। बात समझ में आ गई? और अगर इसको मैं मूल राशियों का समूह चुनता हूं तो द्रव्यमान ये व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। अगर मैं इसे चुनता हूं मूल राशियों का समूह तो द्रव्यमान व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान को मैं बाकी इन लंबाई और समय को इधर ले जाऊं तो समय का वर्ग इधर आ जाएगा, लंबाई नीचे आ जाएगी, द्रव्यमान बराबर हो जाएगा बल गुणित समय का वर्ग बटे लंबाई। यानी मैं द्रव्यमान को बल, लंबाई और समय की सहायता से दिखा सकता हूं। तो वो जो द्रव्यमान है वो व्युत्पन्न राशि होगी अगर मैंने इसे मूल राशियां चुन लिया किसी प्रश्न में। तो अभी फिलहाल हमारे प्रश्न में सिर्फ पूछा गया है कि इनमें से कौन से समूह को मूल राशियां चुन सकते हैं, तो थर्ड ऑप्शन को मूल राशियां चुन सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया बच्चों अच्छी तरह से? अब आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 2 पर आते हैं। इससे और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, आपको और ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2 पर जरा आते हैं, इसको चेक करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, यस। निम्न में से किस समूह को मूल राशियों का समूह नहीं चुना जा सकता? अब इस क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन में से चुनना है कि कौन सा मूल राशियों का समूह नहीं सिलेक्ट किया, किसे मूल राशियां नहीं मान सकते। जरा चेक करें किसे नहीं मान सकते, जरा हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है बल, द्रव्यमान, लंबाई। ठीक है, तो बल, द्रव्यमान, लंबाई जो फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन ये मूल राशियां लिया जा सकता है, क्योंकि मैं अगर बल को चुन लूं तो द्रव्यमान और लंबाई, लेकिन अभी अभी मैंने ऊपर देखा था, अगर आप समझते हैं इस बात को, तो अभी अभी ऊपर देखा था हमने कि यदि हमें बल को व्यक्त करना है तो द्रव्यमान भी चाहिए, लंबाई भी चाहिए और समय भी चाहिए। हमारे पास यहां 3 राशियों में बल, द्रव्यमान, लंबाई में से बल चुन लिया तो बच गई द्रव्यमान, लंबाई, यानी केवल द्रव्यमान और केवल लंबाई, केवल द्रव्यमान और केवल लंबाई। तो फिर द्रव्यमान और लंबाई की सहायता से बल को दर्शाया नहीं जा सकता। इसका मतलब ये मूल राशियां कहलाने के योग्य है, लेकिन हमें तो वो चाहिए जो योग्य नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। क्या ये बात पकड़ में आ गई? अब जरा सेकंड ले लेते हैं, ऊर्जा, लंबाई और समय। अब जरा सेकंड ले लेते हैं, ठीक है ना, जरा सेकंड वाले को ले लेते हैं, ऊर्जा, लंबाई और समय। सेकंड वाला ऑप्शन ले लेते हैं, ऊर्जा, लंबाई और समय। जरा इस ऑप्शन पे विचार कर लेते हैं, सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन तो मेरे ख्याल से क्लियर है सबको, ऊपर वाले सवाल से ही क्लियर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, ऊर्जा। क्या ऊर्जा में हमें गतिज ऊर्जा पता है? और शायद गतिज ऊर्जा का सूत्र सबको ही पता होगा, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, हाफ द्रव्यमान इंटू चाल का वर्ग, हाफ mv²। ये आपने शायद कई बार किसी जगह जरूर आपने इसका जिक्र सुना होगा, है ना, मेरे ख्याल से तो सुना ही होगा 100%। गतिज ऊर्जा हाफ mv², ठीक है, राइट, हाफ द्रव्यमान इंटू चाल का वर्ग। तो ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए क्या क्या चाहिए? द्रव्यमान, एक तो चाहिए द्रव्यमान इंटू चाल। चाल का मतलब होता है दूरी बटे समय, यानी लंबाई बटे समय। तो लंबाई बटे समय का वर्ग चाहिए, का स्क्वायर चाहिए। तो इसका मतलब ऊर्जा दर्शाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? हमको चाहिए द्रव्यमान इंटू लंबाई का वर्ग बटे समय का वर्ग, राइट, ठीक बात है। अब जरा इस समूह में क्या दिया हुआ है? ऊर्जा, लंबाई, समय। ऊर्जा को चुन ले तो बचा क्या? लंबाई और समय। केवल लंबाई और केवल समय की सहायता से ऊर्जा को व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह भी मूल राशियां चुनी जा सकती, इसको भी मूल राशियां बोल सकते हैं। तो यह भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता। अब जरा तीसरा देखें, तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है, थर्ड ऑप्शन में लिखा है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल को C नाम के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, प्रकाश की चाल। गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक को कैपिटल G लिखते हैं और प्लांक नियतांक को H लिखते हैं। आगे जाकर आपको पता चलेगा बच्चों कि C और H इनमें तो आपस में संबंध है। तो आधुनिक भौतिकी में क्लास 12th में यह बात सिखाई जाएगी कि C और H इनमें तो रिलेशन होता है, प्रकाश की चाल और प्लांक नियतांक में आपस में संबंध होता है। लेकिन अभी इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूं इसलिए आप इस बात को समझ ले कि C, G और H ये जो 3 राशियां हैं ना, इन तीनों में आपस में संबंध नहीं है। यानी हम गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक G जो है उसको चुन ले तो C और H से हम G को व्यक्त नहीं कर सकते। इन तीनों में आपस में कोई संबंध नहीं है। तो इन तीनों में कोई संबंध नहीं है, और अगर ऐसा है तो ये 3 मिलाकर मूल राशियों का समूह माना जा सकता है, क्योंकि इनमें से किसी भी एक को चुन ले तो बची हुई 2 राशियां उस तीसरे को व्यक्त नहीं कर सकती, क्योंकि आपस में संबंध ही नहीं है। तो यह भी हमारा करेक्ट चॉइस नहीं है,
क्योंकि बच्चों हमें तो देखना है कि निम्न में से किस समूह को मूल राशियों का समूह नहीं चुना जा सकता, हमको ये स्वीकार करना है। अब जरा फोर्थ चेक करें, द्रव्यमान, आयतन और घनत्व। हम बच्चों ये अच्छी तरह जानते हैं कि घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। उदाहरण के लिए पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, पानी का घनत्व 1 ग्राम, ग्राम द्रव्यमान हो गया बटे सेंटीमीटर क्यूब आयतन हो गया। तो द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व, यानी इन तीन में से अगर मैं घनत्व को चुन लूं तो बची हुई 2 की सहायता से घनत्व को प्रदर्शित किया जा सकता है। मतलब यही वो समूह है जो मूल राशियों का समूह स्वीकार करने की परिभाषा में नहीं फिट बैठता। इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमको वो चुनना है जो मूल राशियां नहीं चुनी जा सकती। मेरे ख्याल से अब आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि मूल राशियां किसे कहते हैं और व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं। राइट, यहां तक की बात सबको समझ में आ गई। यही ट्विस्ट हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि सामान्यतः दिमाग में हमेशा बच्चों के रहता है कि अच्छा मूल भौतिक राशियां मतलब द्रव्यमान, लंबाई, समय, इनको मूल भौतिक राशियां बोलते हैं। ये सही है, मूल भौतिक राशियां हैं द्रव्यमान, लंबाई, समय। लेकिन क्यों? क्योंकि द्रव्यमान, लंबाई, समय में से मैं द्रव्यमान को चुन लूं तो लंबाई और समय की सहायता से द्रव्यमान को व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब ऐसा कई अन्य समूहों में भी हो सकता है, जैसे इस समूह में, इस समूह में, इस समूह में, इन तीनों समूह में भी तो ऐसा हो रहा है। तो इन तीनों समूहों को भी किसी प्रश्न में चाहे तो मूल राशियों का समूह चुना जा सकता है। इसीलिए तो मैंने पहले जिक्र किया था कि एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि दाब, चाल और समय, इन तीनों राशियों को मूल राशियों का समूह चुना गया और पूछा गया कि बल को कैसे व्यक्त करोगे इन तीनों की सहायता से। तो बच्चों यह प्रश्न तभी पूछा जा सकता है जब दाब, चाल और समय को मूल राशियों का समूह चुना जा सकता है। खैर, इस प्रश्न के बारे में हम बाद में बात करेंगे, आगे सवालों के साथ लेंगे हम इस प्रश्न को। फिलहाल हम अगले कॉन्सेप्ट पर जाते हैं बच्चों। तो अगला कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। मैं जरा पिछले पेज पर आ जाता हूं जहां पर मैं अगला कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं। अब आपको व्युत्पन्न और मूल राशियां समझ में आ गई। अब हम अगले कॉन्सेप्ट पर जाते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 6 में अगले कॉन्सेप्ट पर हम कुछ बात समझने जा रहे हैं। देखो, इस टॉपिक का नाम था भौतिक राशियां, मापन एवं मात्रक। यही तो शुरू किया था हमने। तो भौतिक राशियां समझ ली, अब बचता है मापन और मात्रक। अब हम मापन और मात्रक की बात करने जा रहे हैं बच्चों। तो मापन और मात्रक, इसमें हम पॉइंट नंबर 6 में बात कर रहे हैं मापन की। मापन क्या है? तो किसी भौतिक राशि की, किसी भौतिक राशि की किसी मानक से तुलना करने को मापन कहते हैं। तुलना करने को मापन कहते हैं। बच्चों, मापन शब्द में तुलना छुपी हुई है। तुलना, तुलना काहे से करनी है? किसी मानक से तुलना करनी है। तुलना किससे करनी है? किसी मानक, किसी मानक से तुलना करनी है किसी भौतिक राशि की, और हम इस प्रक्रिया को मापन ऐसा नाम बोलते हैं। अब बच्चों, मापन बचपन से आप में से हर एक कोई समझता है, इस्तेमाल करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चाहे सीखने का मौका आ जा रहा हो, लेकिन समझते हम बचपन से। जब आप छोटे से थे, अंकल आंटी कोई गोद में उठा लेते थे और आपसे पूछते थे कितनी टॉफी खाओगे, कितनी बड़ी टॉफी खाओगे, तो आपका हाथ सहज ही अनायास ऐसे चला जाता था, इतनी बड़ी टॉफी खाऊंगा। मापन ही तो किया आपने। आपकी उस समय के बच्चे के मानसिक जो विकास उसका हुआ है, उसके हिसाब से, उसके आधार पर वो उसके हाथ जितने फैलते हैं उसको लगता है कि विश्व में इतनी बड़ी, सबसे बड़ी चीज शायद यही होती होगी। ये उसने अपना मानक बना लिया कि मुझे एक टॉफी इतनी बड़ी चाहिए जितने मेरे हाथ फैलते हैं। मापन ही तो हुआ। ठीक बात है ना? बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ, आपने बचपन में कंचे खेले होंगे। कंचे खेलते समय बच्चे नापते हैं ना, 1 बिल्लास, 2 बिल्लास, 3 बिल्लास। मापन ही तो हुआ। बिल्लास, इस अंगूठे के कोने से उंगली के कोने तक लंबाई का मापन हुआ बिल्लास, दूरी का मापन हुआ 1 बिल्लास, 2 बिल्लास, 3 बिल्लास। तुलना ही तो की।
मापन शब्द में तुलना ही तो छुपी हुई है। एक मानक मान लिया, यहां मानक बिल्लास हो गया, और इस मानक की 3 बार रिपीटेशन किया तो 3 बिल्लास मापन हो गया। ठीक है, आप शायद थोड़े और बड़े हुए, आपने मापन किया क्रिकेट खेलते समय। गलियों में खेलते ना क्रिकेट, बच्चे खेलते आपस में क्रिकेट, आपने भी खेला होगा। इधर 3 डंडियां गाड़ दी कहीं रोड पर कहीं पर भी, और या ग्राउंड में कहीं, और उधर 3 डंडियां गाड़ दी, और इसके बीच में कितनी दूरी, तो 22 कदम। एक कदम, दूसरा कदम, 22 कदम। 22 कदम, एक कदम को मानक मान लिया, और एक कदम कितनी बार रिपीट किया, 22 बार रिपीट किया, तो 22 कदम। तो 22 कदम दूरी हो गई, मापन ही तो किया है ना। पुराने जमाने में कपड़े बेचे जाते थे, कपड़े खरीदे जाते थे, तो गांव गांव में, अभी आजकल तो मॉल्स हैं, आपको तो उसकी आदत है, लेकिन बहुत पहले के जमाने में ऐसे मॉल्स वगैरह नहीं होते, तो गांव गांव, शहर शहर, कस्बे में फेरी वाले घूमते थे, कपड़े पर कंधे पर कपड़े लाद कर, कंधे पर कपड़ा लाद कर फेरी वाले गांव गांव घूमते थे, और वो कपड़ा बेचते थे। अब मीटर सेंटीमीटर कुछ था नहीं उस समय, तो 1 हाथ कपड़ा, 1 हाथ कपड़ा, 1.5 हाथ कपड़ा, 1 हाथ कपड़ा, ऐसे ऐसे नापा जाता था। तो फिर से मापन हुआ, 1 हाथ की जितनी लंबाई है उस लंबाई को मानक बना दिया, उस मानक की तुलना में 1 हाथ, 1.5 हाथ, 2 हाथ कपड़ा, कपड़े का मापन हुआ, लंबाई का मापन हुआ। इस प्रकार से मापन ही तो है। मापन हम बचपन से, बहुत पहले के जमाने से इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। हो सकता है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या है वो आपने अभी तक नहीं सीखा हो, लेकिन अब सीख जाएंगे कि किसी भौतिक राशि की किसी मानक से तुलना करने को मापन कहते हैं। तुलना करना, यही मापन होता है जब भी आप तुलना करते हैं। और इस तुलना करने में आपने जिस मानक का इस्तेमाल किया, मानक है ना, आपने इस्तेमाल किया बिल्लास। अब ये जो बिल्लास है, ये दूरी है ना इस अंगूठे से, क्या ये मानक वैज्ञानिक मानक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, यहां गड़बड़ है। वैज्ञानिक मानक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि किसी का हाथ छोटा होगा, किसी का बड़ा। कभी बड़ा बच्चा खेलने में आ जाता था और वो कहता था नहीं हमें भी खिलाओ, तो आप सारे छोटे छोटे बच्चे मिलाकर उसको डांट डपट कर देते कि नहीं नहीं भैया आप बहुत बड़े हैं, आप खेलोगे तो नपती हमारे हाथ से होगी, क्योंकि आप जानते हो कि उसका हाथ बड़ा है। यानी अगर एक बिल्लास नाम की दूरी का मापन किया जा रहा है तो बिल्लास वैज्ञानिक मानक होने की पात्रता में नहीं आ सकता था। क्यों? क्योंकि एक किसी बच्चे का मानक, एक किसी बच्चे का बिल्लास छोटा होगा, किसी दूसरे व्यक्ति का बड़ा होगा, तो यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो सही नहीं होगा। ऐसे ही एक कदम, 22 कदम दूरी, 1 कदम, 2 कदम। अब एक व्यक्ति का कदम और दूसरे व्यक्ति का कदम तो फर्क पड़ जाएगा। एक हाथ कपड़ा, दूसरे हाथ कपड़ा। लेकिन देखो मीटर, 1 मीटर कपड़ा। अब आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी चले जाओ, मीटर शब्द जो है, मीटर, ये ऐसा मानक है, मात्रक है। मीटर, मात्रक, मानक, बात पकड़ में आ गई। मानक को ही तो मात्रक कहेंगे। जो मापन में मानक इस्तेमाल किया जा रहा है वही तो मात्रक है। और वो मात्रक, वैज्ञानिक मात्रक तब बनेगा जब वो सब जगह एक जैसा पाया जाएगा, यानी उसकी यूनिवर्सलिटी होगी, सब जगह वो एक जैसा होगा, तो उसको अपन साइंटिफिक यूनिट या वैज्ञानिक मात्रक कह देंगे। मात्रक। अब अगला कॉन्सेप्ट अपने को सीखना है, मात्रक। तो पॉइंट नंबर 7 में मात्रक। मात्रक किसे कहते हैं? तो मापन में प्रयुक्त मानक जिससे तुलना की जाती है ना, ये जो मानक है जिससे तुलना की जाती है को ही मात्रक कहते हैं। इसी को मात्रक कह देते हैं। ठीक है। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है मूल मात्रक। मूल भौतिक राशियों का मापन करने वाले मूल मात्रक हो गए, और व्युत्पन्न भौतिक राशियों का मापन करने वाले व्युत्पन्न मात्रक हो गए। तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक 2 प्रकार के मात्रक हो गए। कॉन्सेप्ट क्लियर? फिर पॉइंट नंबर 9 में हम बात करें कि किसी दिए गए मापन
किसी दिए गए मापन को n इंटू यू के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां n इज इक्वल टू एक संख्या, u इज इक्वल टू एक मात्रक, यानी इंग्लिश में यूनिट, इसलिए u। जरा चेक करें मैं क्या बताने जा रहा हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर आ रहा है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो बहुत सारे सवाल इस पर आधारित होते हैं, वो आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। जरा चेक करें बच्चों, n इंटू यू, उदाहरण के लिए बात कर रहा हूं, 5 किलोग्राम शक्कर। अब ये एक प्रकार का मापन हुआ ना बच्चों, 5 किलोग्राम शक्कर। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, 5 किलोग्राम शक्कर, इस मापन में ये जो 5 है ये एक संख्या, नंबर ही तो हुआ, और किलोग्राम जो है बच्चों ये एक यूनिट या ये एक मात्रक ही तो हुआ। तो 5 किलोग्राम, 5 इंटू किलोग्राम, ये एक प्रकार से मापन n इंटू यू के रूप में ही तो व्यक्त किया गया। n इंटू यू के रूप में जो मापन आपको मिल रहा है वो 5 किलोग्राम शक्कर। मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं आपको, दूसरा उदाहरण ले रहे हैं अपन। दूसरे उदाहरण में देखें, जैसे 3 लीटर बाल्टी में पानी लिया हमने, 3 लीटर पानी, ठीक है। अब जरा इसमें देखें बच्चों, तो 3, ये जो 3 है ये एक प्रकार की संख्या है, और लीटर ये एक प्रकार का मात्रक है। तो हर मापन, कोई भी दिया गया मापन, आपको कोई मापन दिया जाएगा तो उस मापन में एक n होगा, एक u होगा, उनका गुणाकार होगा, यानी n इंटू यू होगा, है ना। 3 बार लीटर, 1 लीटर को 3 बार लेना है तो 3 लीटर, 3 गुणित लीटर, 3 लीटर पानी हो जाएगा। 5 बार 1 किलोग्राम को रिपीट करना है तो 5 टाइम्स 1 किलोग्राम, 5 गुना 1 किलोग्राम, तो इसलिए 5 इंटू 1 किलोग्राम, तो 5 इंटू किलोग्राम, ये हो जाएगा n इंटू यू के रूप में मापन। हर मापन बच्चों इसी तरह व्यक्त किया जाता है, किसी भी मापन को इसी पद्धति से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें भी एक स्पेशल बात है जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए, इस चीज में भी एक बहुत स्पेशल बात है। अब आपको ये समझ में तो आ गया कि n इंटू यू के रूप में मापन होता है, लेकिन इसमें एक स्पेशल बात है जो आपको समझनी है। तो पॉइंट नंबर 10 इस कॉन्सेप्ट में समझते हैं कि किसी दिए गए मापन n इंटू यू में हमेशा n व्युत्क्रमानुपाती होता है u के। अब ये क्या बात है, इसको समझेंगे कि कैसे व्युत्क्रमानुपाती होता है। उदाहरण के लिए 5 किलोग्राम शक्कर, क्या हम इसको 5000 ग्राम शक्कर ऐसे लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम ही 1000 ग्राम होता है, तो 5 किलोग्राम 5000 ग्राम के बराबर हो गया। अब जरा देखें कि इसमें हुआ क्या बच्चों, जरा ध्यान से देखिए कि इसमें क्या हुआ। चेक करें बच्चों, जब किलोग्राम नाम के मात्रक की बात हुई तो किलोग्राम बड़ा मात्रक है बच्चों और ग्राम छोटा मात्रक है। किलोग्राम तो बड़ा मात्रक है और ग्राम छोटा मात्रक है। हमने क्या किया, बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में तब्दील कर दिया। जो बड़ा मात्रक था किलोग्राम, उसको छोटे मात्रक में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे ही मात्रक का आकार छोटा हो गया, जैसे ही मात्रक का आकार छोटा हो गया, वैसे ही संख्या जो 5 थी वो 5 संख्या बन गई 5000। 5 संख्या कन्वर्ट हो गई 5000 में। जरा चेक करें बच्चों, मापन में दिए गए मापन 5 किलोग्राम शक्कर में अगर किलोग्राम नाम के मात्रक को मैं छोटा कर दूं, यानी मात्रक का आकार छोटा हो जाता है तो संख्या का आकार बड़ा हो जाता है। आपको कौन से पकड़ में आया बच्चों? यानी n और u आपस में व्युत्क्रमानुपाती है ना। अगर मैंने मात्रक के आकार को छोटा कर दिया तो संख्या का आकार बड़ा हो जाता है। n व्युत्क्रमानुपाती होता है u। और ये हर दिए गए मापन में बिल्कुल सही है। जो निश्चित दिया गया मापन है उसमें हमेशा सही है। जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो अगर मात्रक का आकार, मात्रक का साइज आप छोटा कर दोगे तो उस मात्रक से जुड़ी हुई संख्या बड़ी हो जाएगी। राइट, ओके। यहां तक के कॉन्सेप्ट्स आपकी पकड़ में आ गए।
अब इस कॉन्सेप्ट पर एक सवाल मैं आपको होमवर्क में करने के लिए दे रहा हूं, तो जरा चेक करें। इस सवाल को आप ट्राई करेंगे और अभी आप कोशिश करें। वैसे तो ये सब आपको प्रिंटेड मिल जाएगा, है ना, नोट्स के रूप में ये आपको मिल ही जाएगा ड्राइव पे या किसी चीज पे। तो अभी फिलहाल के लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को अभी के लिए आप केवल लिख ले आपके रफ कॉपी में, और इस क्वेश्चन को आप अटैक करना। तो अगला लेक्चर जब आप सीखोगे, समझोगे, तो उस समय अपन इसको सॉल्व करके देखेंगे। तब तक आप इसको पहले अपनी तरफ से अटेम्प्ट कर ले, प्रयास कर ले इसके ऊपर। निम्न में से मात्र को संबंधी कौन सा कथन सही है? अब देखो 4 कथन आपको मिल रहे, 3 कथन आपको मिल रहे हैं। तो पहला कथन है किलोग्राम, नाम सुना है किलोग्राम, मात्रक, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, छोटा है ग्राम से, ये पहला कथन है। ग्राम भी मालूम है, किलोग्राम भी मालूम है। दूसरा है सेंटीमीटर बड़ा है मीटर से, सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक है, मीटर भी लंबाई का मात्रक है। तो सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि सेंटीमीटर बड़ा मात्रक है, मीटर छोटा मात्रक है। थर्ड बोल रहा है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, छोटा है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से, केजी पर मीटर क्यूब छोटा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से, और चौथा है उपरोक्त में कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन है केजी, किलोग्राम छोटा है ग्राम से, सेकंड सेंटीमीटर बड़ा है मीटर से, थर्ड केजी पर मीटर क्यूब छोटा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से, और फोर्थ है उपरोक्त में कोई नहीं, है ना। एक बार आप इसको लिख ले रफ कॉपी में और इसको एक बार ट्राई कर लेना। तो अगले लेक्चर में हम इसी कॉन्सेप्ट से आगे की शुरुआत कर लेंगे, तो एक थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए पर्याप्त। थैंक यू, धन्यवाद।